Class 10 History, Chapter 1 The Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्र द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर देखिए द नेशनलिज्म इन यूरोप का ये पार्ट 2 होगा. क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 आपको पार्ट 2 है. ओनली फॉर रीडिंग पर्पस फॉर माई सेल्फ. यहाँ पर जो आपको कहा गया द कंट्री साइड, यानी कि नया न्यू द अरिस्टोक्रेसी, ये पार्ट 2 है. द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास को यहाँ पर देख रहे हैं. इसमें देखिए कुलीन वर्ग और नया मध्यम कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग दोनों यहाँ पर आपको है. तो कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग आपको है. इस चीज़ को यहाँ पर देखिए. तो यहाँ पर जो देखिए सोशली एंड पॉलिटिकली, देखिए सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ that cut across regional divisions. They owned estate in the countryside and also town houses. They spoke French for purpose of diplomacy and in high society. Their families were often connected by ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estate, which were cultivated by serf. तो फिर आपको आगे यहाँ पे इसका कहा गया सामाजिक और राजनीतिक रूप से. यहाँ पे देखिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था. सबसे प्रभुत्वशाली आपको वर्ग था. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी. वे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे. राजनीतिक कार्यों तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे. उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे. मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था. जनसंख्या का अधिकांश लोग कृषक थे. पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे. पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ. जिनका अस्तित्व बाजार के उत्पादन पर टिका था. इंग्लैंड में औद्योगिक 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ. इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए. श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति और व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने. मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था. कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए. मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था. कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए. तो अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर आपको है
In western parts of Central Europe, Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes, whose existence was based on production for the market. Industrialization began in England in the second half of the 10th century, but in France and parts of German state it occurred only during the 19th century. In this wake, new social groups came into being: a working class population and a middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated, liberal middle classes that ideas of national unity, ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gain popularity. देखिए यूनिटी यहाँ पर क्या है कि क्लासेज दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्राइविलेज गेंड पॉपुलरिटी। यहाँ आपको आगे में है फिर क्या देखिए तो टॉपिक 2.2 के यहाँ पर आपको है टॉपिक 2.2 में आपको यहाँ पर है क्या कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। वहाँ पे इसको देखिए व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यहाँ पर आपको है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे इसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको कहा कि आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी in 19th century. In early 19th century, Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privilege, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. तो फिर आपको यहाँ पर आगे कहा गया देखिए यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत के दशकों में राष्ट्रीय एकता संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ आज़ाद। नए मध्यम वर्गों के उदारवाद का मतलब था व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। फिर आपके यहाँ पे कहा गया
देखिए, येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights only for a brief period under the Jacobin. Did all adults males enjoy suffrage? However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, and reduced women to the status of a minor, subject to the authority. Subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political right. आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था. आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था. संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था. केवल थोड़े समय के जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लेकर आई. उसने महिलाओं को अव्यक्त दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया. संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए. तो फिर आपको आगे यहाँ पे विरोध आंदोलन चलाए. फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है इन इकोनॉमिक थ्रू आउट द यहाँ पर है throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, in economic sphere liberalism stood for freedom of markets. यहाँ आपको सफरेज का मीनिंग आपको दिया गया है. सफरेज का मीनिंग आपको यहाँ पर दिया गया, उस चीज़ को यहाँ पर शो कीजिए. तो सफरेज मतलब आपको मताधिकार होता है. सफरेज मीन्स आपके यहाँ पर मताधिकार हो गया, मतलब वोट देने का जो अधिकार आपको हो, तो उसी को हम सफरेज बोलते हैं. तो सफरेज मीन्स कि आपके यहाँ पर हो गया क्या, कि सफरेज मीन्स आपके यहाँ पर हो गया द राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज. द राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज. तो अब यहाँ पर आपको द राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज. फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि इन इकोनॉमिक स्फीयर in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. देखिए, in the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures, Napoleon's administrative measures had created out of यहाँ सोशली एंड पॉलिटिकली एलेंडेड ये हो चुका था. आगे यहाँ पर चलिए. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities
Principalities, principalities, a confederation of 39 states. Each of these possessed is on each of these possessed its own currency and weights and measures. A merchant traveling in 1853 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods. 1830 in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers. 11 customs barriers. 11 barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the LA, which is while the LA, which in each region stood for a different length, and LA of textile material brought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, and in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आगे कहा गया क्या, देखिए क्या कि क्रांतिकारी आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत और देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के जैकोबिन शासन के समय सभी व्यक्ति पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवक्ष दर्जा देते उन्हें पिताओं और पतियों का अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और महिलाओं को अवक्ष दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों का अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। देखिए आर्थिक क्षेत्र में आपको उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 मतलब 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना LA, इसको हम LA बोलते हैं। देखिए LA था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक LA कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेंज में आपको 55.1 सेंटीमीटर मिलता। न्यूरेमबर्ग में आपको 65.6 सेंटीमीटर मिलता और फ्राइबर्ग में आपको 53.5 सेंटीमीटर मिलता। सच कंडीशन फिर आपके यहाँ पर कहता है सच कंडीशन वर व्यूड
आपके यहाँ पर है क्या कि सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास हु आर्गुड, देखिए हु आर्गुड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods, people, and capital. In 1834, a custom union or a Jurovarian was formed. Jurovarian was formed at the initiative of Persia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. अब देखिए नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियमन और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनियमन और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहाँ वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में आपको देखिए 1834 में परसा की पहाड़ पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 थी, जो पहले 32 थी, 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर अर्थात 32 थी। इसके अलावा रेलवे के जार ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। यहाँ आप देखिए सोर्स बी आपको दिया गया। सोर्स बी में आपको यहाँ पर क्या कि इकोनॉमिस्ट बिगेन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। दे टॉक ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स कुड हेल्प फोर्ज दिस नेशन टुगेदर। देखिए अर्थशास्त्री, देखिए यहाँ पर क्या कि अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकता है। तो फिर आगे यहाँ पर कहा था कि फ्रेडरिक रिस्ट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Tübingen in Germany wrote in 1834। जर्मनी के ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा। The aim of the Zollverein is to bind the Germans economically into a nation. It will strengthen the nation materially, has much by protesting its interest externally, has by stimulating its internal productivity. It ought to awaken and raise national sentiments through a fusion of individual and provincial interest. The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling। देखिए आगे यहाँ पर कहा गया जोल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। जोल्बेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक
उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। यहाँ पे एक डिस्कस के लिए आपको दिया गया है। देखिए डिस्कस चर्चा कीजिए क्या कि आपके यहाँ पर कि डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इंस डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इंस describe the ins that list hope to achieve through economic measures। देखिए उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दे जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। देखिए आपको है। हाँ देखिए यहाँ पर कंजर्वेटिज्म आपको है जिसको रूढ़िवाद भी कहा है। तो इसको देखिए क्या होता है कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ए पॉलिटिकल फिलोसफी। देखिए ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेसेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड द इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। देखिए रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन तो देखिए रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थान और रिवाजों पर जोर देता है। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थान और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थान और रिवाजों पर जोर देता है। देखिए रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। कंजर्वेटिज्म की बात कीजिए यहाँ पर देखिए क्या ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेसेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या, तो यहाँ पे आपको ये हो गया था कि राष्ट्रीय अब 2.3 आप टॉपिक में आइए। यहाँ पर आपको क्या ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 ए न्यू कंजर्वेटिज्म। यहाँ पर आपको क्या ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखिए 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद यहाँ पर देखिए 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद यहाँ पर आपको है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद यहाँ पर आपको देखिए। फिर उस पर यहाँ कहा कि फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यहाँ देखिए 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। वर ड्राइवन मतलब प्रेरित हो गया यहाँ पर। देखिए कंजर्वेटिज्म ड्राइवन बाय प्रेरित होगा। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट established traditional institution of the state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved and the यहाँ एक कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट तो कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट established traditional institution of a state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should preserve most conservatives however did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather they realize from the change initiated. Rather they realize from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army and
A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि रूढ़िवाद मानते थे कि 1815 में आपको नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। इन 18 यहाँ पर फिर आपको कहा गया इन 18 कंजर्वेटिव। तो देखिए आप यहाँ पर है क्या है कि कंजर्वेटिव में बात कीजिए। यहाँ पर कंजर्वेटिव ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। देखिए रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थान और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसी को हम लोग रूढ़िवाद बोलते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर दिया गया है, आगे यहाँ पर आपको 1815 में यहाँ पर आपको है क्या in 1815 representative of in 1815 representative of the European powers Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met in Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates यहाँ पर देखिए the delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। देखिए इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। इसमें आपको यहाँ पर देखिए क्या कि इसमें प्रतिनिधियों 1815 की वियना इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान आपको हुए थे। द बुर्बन डायनेस्टी। देखिए यहाँ पर ड्यू ऑफ the delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the
with the objects of undoing, with the objects of undoing, with the objects of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been, which has been deposed, which has been deposed during the French Revolution. Was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. देखिए अब यहाँ पर क्या है कि 1815 में ब्रिटेन 1815 में ब्रिटेन 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जैसी यूरोपीय drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes. With the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territory. It had annexed under Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus, the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. Prussia was given. यहाँ पर जो आपको in the south, Prussia was given important new territory on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. अब यहाँ पर देखिए 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्ति जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के वियना में इस सम्मेलन मतलब कांग्रेस में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांसीसी क्रांति दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था और नेपोलियन के अधीन किया था। देखिए फ्रांस की सीमाओं पर फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। उत्तर में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया। उत्तर में आपको नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण पीडमोंट में जेनेवा जोड़ दिया गया। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था।
देखिए यहाँ पर द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। आगे यहाँ पर कहा था आगे यहाँ पर आपको है क्या कि कंजर्वेटिव रिजिम्स conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent, and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom. Liberty and freedom associated with the French Revolution. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. अब एक 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर असर उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों और नाटकों और गीतों में अभिव्यक्त या व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था। तो यहाँ पर आपको फिर 1815 स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों को वैधता पर उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने आपको सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटक और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति विचार सकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति का स्मृति उदारवादी लगातार प्रेरित कर रहे थे। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवाद उठाए एक मुख्य मुद्दा था। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादी द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। अब यहाँ पे कुछ खास फिगर आपको यहाँ पर दिया गया। इसको यहाँ पर देखिए फिगर 6 में आपको यहाँ पर है फिगर 6 में आपको यहाँ पर है द क्लब ऑफ द थिंकर्स। देखिए द क्लब ऑफ द थिंकर्स आप यहाँ पर है एनोनिमस कैरिकेचर डूइंग टू सी। यहाँ पर आपको क्या है कि चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाएगा। एक अनाम व्यंचित आपके यहाँ पर है, आपको है। तो यहाँ एक फिगर आपको दिया गया द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू सेंचुरी 1820। देखिए चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंचित है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या है कि द प्लेक ऑन द लेफ्ट the plaque on the left bears the inscription. The plaque on the left bears the inscription. The most important question of today's meeting: how long will thinking be allowed to us? How long will thinking be allowed to us? देखिए यहाँ पर क्या कि एक यहाँ पर कहा गया कि बाएं तरफ पट्टी पर लिखा हुआ है द प्लेक ऑन द लेफ्ट बियर्स द इंस्क्रिप्शन। बाएं तरफ की पट्टी पर लिखा गया है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। देखिए द प्लेक ऑन द लेफ्ट बियर्स द इंस्क्रिप्शन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। अब यहाँ देखिए द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट। अब यहाँ देखिए द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब विच इंक्लूड द फॉलोइंग। दाएं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिनमें निम्नलिखित शामिल है जिसमें आपको यहाँ पहला देखिए द बोर्ड ऑन द पहला फर्स्ट साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी। साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी। इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी।
eventuality. Second, देखिए to avoid the eventuality whereby a member of this club may succumb to the temptation of speech. Measures will be distributed to members upon entering. ऐसी किसी स्थिति से देखिए, ऐसी किसी स्थिति से बचने के जब हम क्लब का कोई सदस्य जब हम क्लब का कोई सदस्य ऐसी किसी स्थिति देखिए, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, तो बोलने का ऐसी किसी स्थिति से बचने के जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे, जिसको अंग्रेजी में मजर बोलते हैं, बांटे जाएंगे। तो ऐसी किसी स्थिति से बचने के जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे अर्थात मजर बांटे जाएंगे। तो देखिए to avoid the eventuality whereby a member of this club may succumb to the temptation of speech, measures will be distributed to members upon entering. ऐसी किसी स्थिति से बचने के जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे मजर बांटे जाएंगे। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है, आपको क्रांतिकारी जिसको रिवोल्यूशनरीज बोलते हैं, उसको यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिगर आपको यहाँ पर है क्या कि Giuseppe Mazzini का Giuseppe Mazzini and the founding of Young Europe in Bern at 1833, print by Giacomo Mantegazza। देखिए आपको क्या Giuseppe Mazzini और बर्न और यंग इंडिया, Giuseppe Mazzini और बर्न में यंग इंडिया के फाउंडर के आपको बैठक हुई। Giuseppe Mazzini और बर्न 1837 में यंग यूरोप की स्थापना। इसका फिर आपको कोमो मांतेगा का चित्र यहाँ पर है। फिर आगे यहाँ पर द रिवोल्यूशनरीज में आप यहाँ देखिए, क्रांतिकारी। तो द रिवोल्यूशनरीज में आपको क्रांतिकारी की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए during the years following 1815, the fears of repression drove many liberal nationalists underground। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। यहाँ देखिए ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्लेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom। देखिए यहाँ पर ऐसा ही आपको 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini। देखिए one such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807। He became a member of the secret society of the Carbonari। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in
Liguria. In Liguria, he subsequently founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseilles, and then Young Europe in Berne, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German states. ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफे मैत्सनी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। 24 साल की युवा अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के उनसे बहिष्कृत कर दिया गया। 24 साल की युवा अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के उन्हें उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। लाइक माइंडेड समान विचार, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस और इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. यहाँ देखिए, इसके बाद आगे यहाँ पर है तत्पर उसने जोसेफे मैत्सनी ने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार लाइक माइंडेड रखने वाले युवा थे। जोसेफे मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। जोसेफे मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सनी रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मतलब मेटरनिक ने आपको जोसेफे मैत्सनी को हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। देखिए, मेटरनिक डिस्क्राइब हिम हैज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। यहाँ पर आपको उसी का फिगर आपको दिया गया। फिर आपको आगे आते हैं क्या कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कीजिए। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या, 1830 से 1848 के बीच जो आपको आता है 18 क्रांतियों का युग। देखिए, क्रांतियों का जो युग आपको 1830 से 1848 के बीच आपको द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848, क्रांतियों का युग आपको 1830 से 1848। देखिए, हैज कंजर्वेटिव regimes try to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states.
Netherlands. The provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. क्रांति का युग आपको 1830-1848 के बीच देखिए, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। आपको देखिए, जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। अब आगे यहाँ पर यहाँ पर आपको कहा गया द फर्स्ट अपहील टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. The first upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. देखिए, प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में। प्रथम विद्रोह आपको फ्रांस में जुलाई 1830 में आपको हुआ। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। देखिए, प्रथम विद्रोह आपको फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांति का उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से अलग हो गया था। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था। अब आगे यहाँ पर है क्या, यहाँ देखिए, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of the revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greek, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile, and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. Poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization, and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. And the English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. अब आगे यहाँ पर कहा गया प्रथम विद्रोह, देखिए फ्रांस में आपको एक घटना जिसने पूरे यूरोप के
एक घटना जिससे पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया हुआ थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से देखिए 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए और जहां 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल ने बल्कि कुस्तुनतुनिया इसको बोलते हैं। इसका हिंदी कॉन्स्टेंटिनोपल ने बल्कि इसको कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। ये जो आप यहाँ पर लिखा है कॉन्स्टेंटिनोपल, देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं बोल पहले नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। देखिए कुस्तुनतुनिया इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग की बात कीजिए। द रोमांटिक इमेजिनेशन देखिए रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यहाँ पर देखिए द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग मतलब रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यहाँ पर देखिए द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feelings. Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of a nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of religion and science. And focus instead on emotions, intuition and mystical feelings. Their effort was to create a sense of a shared collective heritage. A common cultural past had the basis of nation. देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया कि देखिए राष्ट्रवाद का विकास कर युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। तो राष्ट्रवाद का विकास कर युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला काव्य कहानियों किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। अब आगे यहाँ पे कहा गया क्या कहा गया देखिए यहाँ पर क्या कि द मास्करेड एट कियोस। देखिए द मास्करेड एट कियोस यूजिन डिलाक्रोआ। द मास्करेड एट कियोस यूजिन डिलाक्रोआ। देखिए यूजिन डिलाक्रोआ 1824। द फ्रेंच पेंटर
The French painter Delacroix, the French painter Delacroix was one of the most important French Romantic painters. This huge painting of 4.19 meter into 3.54 meter depict an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks on the island of Chios. By dramatizing the incident, focusing on the suffering of women and children, and using vivid colors, Delacroix sought to appeal to the emotion of the spectators and create sympathy for the Greeks. अब देखिए फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोआ सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र आपको 4.19 मीटर गुना 3.54 मीटर का एक घटना को चित्र करता है, जिसमें कियोस द्वीप पर कहा जाता है कि तुर्कों ने 20 यूनानियों को मार डाला। देलाक्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावना उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया अदर रोमांटिक सच है जर्मन फिलोसोफर जर्मन फिलोसोफर यूआन। देखिए यूआन यहाँ पर क्या यूआन गॉटफ्रीड। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर यूआन गॉटफ्रीड हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people दास देखिए आम लोग मतलब दास वर्क इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग फोक पोएट्री एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाक सी। देखिए यहाँ पर ट्रू नेशन वाक गिस्ट वाज पॉपुलराइज सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए जर्मन दार्शनिक यूआन। देखिए जर्मन दार्शनिक यूआन गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों दास वर्क में निहित थी। जर्मन दार्शनिक यूआन गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों दास वर्क में निहित थी। राष्ट्र वर्क गीत की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। इसे लोक सांस्कृतिक इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। लेकिन स्थानीय बोलियों पर आपको फिर आपको आगे यहाँ पर कहा द एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब स्थानीय बोली वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोक लॉर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली illiterate. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Persia and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Karol Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. अब आगे यहाँ पर देखिए क्या भाषा ने
और जर्मन दार्शनिक, अब यहाँ पर देखिए खास तौर से देखिए स्थानीय बोलियों, यहाँ पर जो स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र फोक लॉर मतलब क्या, लोक साहित्य जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए फोक लॉर मतलब क्या होता है, लोक साहित्य होता है। तो फोक लॉर लोक साहित्य को एकत्र करने के उद्देश्य कर प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। वह यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे बड़ी शक्तियों ग्रेट पावर्स ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र घोषित नहीं था, पोलैंड अब स्वतंत्र घोषित नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। आपको राष्ट्रीय भावनाएं जीवित रखी गई। मसरन कुर्पियस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया, और पोलेनेस और जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर इन 1831 an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. Polish was used for church gathering and all religious instruction. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian. The use of Polish came to be seen as a symbol of the struggle against Russian dominance. देखिए यहाँ पर क्या, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषाओं को हर जगह जबरन लादा गया। तो भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसमें अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया ही भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब हाँ, यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो आपको लाइन है वो आपका एक बॉक्स 1 आपका है। बॉक्स 1 में आपके यहाँ पर क्या कि द ग्रीम ब्रदर फोक टेल्स, ये फिगर आपको हो चुका था। अब यहाँ देखिए बॉक्स 1 में आपको क्या, द ग्रीम ब्रदर फोक टेल्स एंड नेशनल बिल्डिंग। देखिए ग्रीम बंधु कहानी, लोक कथा और राष्ट्र निर्माण। ग्रीम बंधुओं की कहानी, लोक कथा और राष्ट्र निर्माण की बात यहाँ पर देखिए। Grimm's fairy tales, देखिए Grimm's fairy tales is a familiar name. The brothers Jacob and Wilhelm Grimm were born in the German city of Hanau of Wilhelm Grimm. देखिए Wilhelm Grimm were born in the German city of Hanau देखिए Hanau in 1785 and 1786 respectively. यहाँ पर आपको फिर कहा गया क्या कि ग्रीम फेयर टेल, देखिए ग्रीम फेयरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जेकब ग्रीम और विल्हेल्म ग्रीम बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मनी का हनाउ शहर में हुआ था।
While both of them studied law, they soon developed an interest in collecting old folk tales. They spent 6 years traveling from village to village, talking to people, and writing down fairy tales, which were handed down through the generations. These were popular both among children and adults. In 1812, they published their first collection of tales. Subsequently, both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. In the meantime, they also published a 33-volume dictionary of the German language. जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चली आ रही जो भी लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती उसे लिख कर रख लेते थे। ये कहानियाँ बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। द ग्रीम ब्रदर्स, यहाँ पर क्या कि द ग्रीम ब्रदर्स, फिर आपको आगे यहाँ पर subsequently both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. In the meantime, they also published a 33-volume dictionary of the German language. The Grimm brothers also saw French domination has a threat to German culture, and believed that the folk tales they had collected were expression of a pure and authentic German spirit. And they considered their project of collecting folk tales and developing the German language as part of the wider effort to oppose फ्रेंच डोमिनेशन एंड क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया कि ग्रीम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। डिस्कस देखिए यहाँ पर क्या कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा और लोक परंपराओं के महत्व की चर्चा करें। अब आगे यहाँ पर जो टॉपिक आपको है 3.2 में देखिए हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की बात कर लेते हैं। भूख कठिनाई और जन विद्रोह की बात। हंगर भूख हो गया, हार्डशिप कठिनाई हो गया और पॉपुलर रिवोल्ट मतलब लोकप्रिय आंदोलन या जन विद्रोह जिसे बोलते हैं, आम विद्रोह जिसे बोलते हैं लोगों का विद्रोह, वो आपको यहाँ पर देख लीजिए। द हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूख कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, यहाँ पर देखिए The 1830 decades were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. In most countries, there were more seekers of jobs than employments. Population from rural areas migrated. Migrated to the cities to live in overcrowded slums. Small producers in towns were often faced with a steep competition from imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or a small workshop and was only partly mechanized in those regions of Europe where the aristocracy still enjoys power. Peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in town and country.
1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप की यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ रहे थे, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां क्वीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ से दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। तो फिर आपको आगे यहाँ देखिए, the year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected, and Louis Philippe was forced to flee. A National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21, and granted the right to work. A national workshop to provide employment were set up. इसमें आपको जो क्या कि 1848 ऐसा ही देखिए, 1848 आपको ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। एक यहाँ पर इमेज आपको दिया गया है, पीजेंट्स अपराइजिंग। देखिए, पीजेंट्स अपराइजिंग 1848 के यहाँ पर है, मतलब कृषक विद्रोह। मतलब आपको पीजेंट्स अपराइजिंग मतलब ये हुआ कि कृषक विद्रोह 1847 में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, Earlier in 1845, इससे देखिए आपको क्या, earlier in 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractor who supplied them raw material and gave them orders for finishing textile, but drastically reduced their payment. The journalist Wilhelm Wolff described the event in a Silesian village as follows. देखिए, इससे पहले 1845 में आपको सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर नियमित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विल्हेम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की, इन दीज विलेज, यहाँ पर आपको है क्या, इन दीज विलेज देखिए क्या, इन दीज विलेज in this village with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate needs for job has been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of goods they order. यहाँ हम देखिए क्या, इन गाँव में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों के हाथ खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदार ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी है। आपको गिरा दी है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है कि ऑन 4 जून at 2 p.m. a large crowd weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor, demanding higher wage. They were treated with escort and threat alternately. देखिए, following this, a group of them forced their way into houses, smashed its elegant window panes, furniture,
Killian. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they told to sell. The contractor fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such as a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, the 11 weavers were shot. 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडारगृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूट कर उसे तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गाँव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गाँव में शरण देने से इनकार कर दिया गया। वह 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो यहाँ पे एक डिस्कस आपको देखिए क्या चर्चाएं आपको यहाँ पर की गई है। तो डिस्कस में आपको देखिए सिलेसिया, देखिए यहाँ पर क्या कि डिस्क्राइब द कॉज ऑफ सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग, कॉमेंट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ द जर्नलिस्ट। सिलेसियाई बुनकरों के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें, पत्रकार के नजरिए पर टिप्पणी करें। अब एक्टिविटी में कहा गया कि इमेजिन यू आर ए वीवर हु सॉ द इवेंट्स हैज दे अनफोल्डेड, राइट ए रिपोर्ट ऑन व्हाट यू सॉ। कल्पना कीजिए कि आप एक बुनकर है जिसने चीज़ों को बदलते हुए देखा। आपने क्या देखा, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए आपको अगला है क्या कि आगे यहाँ पर आपको है कि 3.3 में आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या 1848 में 1848 में देखिए द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। मतलब यहाँ पर आपको क्या 1848 उदारवादी क्रांति जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।